आरएएस प्रीलिम्स 2026 विजेता सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के माध्यम से हम आपकी आरएएस प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछले प्रोग्राम में राजस्थान के भूगोल पर समस्त पक्षों पर चर्चा करने की कोशिश की थी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिहाज से विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इतिहास के कुछ बुनियादी पक्षों को जान लेते हैं। इतिहास के बुनियादी पक्षों को जान करके आप अपने इतिहास की समझ को बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी इतिहास की समझ बढ़ती है तो एग्जामिनेशन में इतिहास के अलग अलग तथ्यों को रिकॉल करना, उनको याद रखना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो शुरू के 10-15 मिनट होने वाले हैं वो आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें इतिहास के सामान्य पक्षों के बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करेंगे, जिन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को जान करके आप इतिहास के विभिन्न तथ्यों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक, और साथ ही उन तथ्यों को आपको एग्जाम में रिकॉल करना भी आसान हो जाएगा। तो इतिहास में सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी चाहिए? इतिहास लेखन जब किया जाता है तो इतिहास लेखन कुछ स्रोतों पर आधारित होता है। इन स्रोतों पर या इन स्रोतों के वर्गीकरण पर आधारित होकर इतिहास मुख्यतः तीन रूपों में आपके सामने आता है। यानी आप देखेंगे कि इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया है, लेखन सामग्री के आधार पर, लेखन स्रोतों के आधार पर। वे तीन ऐतिहासिक कालखंड कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इनका मतलब क्या होता है? जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आपका इतिहास लेखन का स्रोत होता है वो लिखित स्रोत विद्यमान नहीं होता है। लिखित स्रोत होते ही नहीं है। किस प्रकार के स्रोत होते हैं? अलग अलग प्रकार के अवशेष होते हैं। आप केवल अवशेषों पर आधारित होकर ही इस समय का इतिहास लिख सकते हैं। और इस समय के इतिहास में कौन सा कालखंड आता है? जैसे इस समय के इतिहास में पूरा पाषाण काल आ जाएगा। पूरा पाषाण काल का आपको कोई भी लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होता है। इसी के अंतर्गत आपका मध्य पाषाण काल आ जाएगा। मध्य पाषाण काल से संबंधित आपको कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होता है। इसी के अंतर्गत आपको नव पाषाण कालखंड भी आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपके इतिहास लेखन के सामान्य स्रोत क्या रहते हैं? इतिहास लेखन के आपके स्रोत रहते हैं आपके लकड़ी के या पत्थर के या जानवरों की हड्डी के औजार रहते हैं। औजार या इनसे जो आप उपकरण बनाते हैं, ये आपके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से आपको मृद भांड भी प्राप्त होते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, और उन मिट्टी के बर्तन पर कई बार ज्यामितीय आकृतियां भी होती हैं। इन ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से आप उस समय की कुछ सामाजिक मान्यताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय के लोग जब गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं में बहुत से स्थानों पर हमें चित्रकारी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जब चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो हम उस समय की सामाजिक मान्यताओं का, उस समय की आर्थिक जीवन शैली का एक अनुमान इन चित्रों के आधार पर लगा सकते हैं। तो ये सारे अवशेष जो आपको प्राप्त होते हैं, इसी के आधार पर प्रागैतिहासिक कालखंड का इतिहास लिखा जाता है। कोई लिखित स्रोत विद्यमान नहीं होता है। आधे ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? कि इस समय के इतिहास लेखन के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध है, लेकिन आप उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि यहां पर आपको लिपि प्राप्त होती है। लिपि है भाव चित्रात्मक, नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी भावों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। इस लिपि को हम पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को किसके अंतर्गत रखते हैं? आधे ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित स्रोत विद्यमान है लेकिन हमने इसे पढ़ा नहीं है, और इसलिए इसका जो इतिहास लेखन है वो भी कहीं ना कहीं अवशेषों पर ही निर्भर होकर के रह जाता है। ऐतिहासिक कालखंड का सीधा सा मतलब है कि इस समय के इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत विद्यमान है और हम उसे पढ़ने में भी सक्षम हो गए हैं। लिखित स्रोत न केवल हमें देसी लेखकों के प्राप्त होते हैं, बल्कि इस समय विदेशी यात्रियों ने भी जो वर्णन छोड़े हैं उनको भी हम पढ़ने में सक्षम हो गए हैं। और साथ ही अलग अलग प्रकार के और भी स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेखों में जो लिखा है,
वो भी हमें प्राप्त होता है। जो सिक्कों पर अगर किसी प्रकार की कोई चीज लिखी है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही आप देखेंगे कि इस समय के इतिहास को लेखन करने के लिए अवशेष भी उपलब्ध हैं, जैसे बहुत से स्मारक उपलब्ध हैं, बहुत से भवन उपलब्ध हैं। तो उनकी आकृति किस प्रकार की है, उनका बुनियादी ढांचा किस प्रकार का है, इसके आधार पर उस समय के इतिहास को लिखने में हमें मदद मिलती है। तो ऐसे इतिहास को हम ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। जो वैदिक काल है, वैदिक काल को भी सामान्यतः आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? वैदिक काल के इतिहास को लिखने में ऋग्वेद ने, यजुर्वेद ने, अथर्ववेद ने, सामवेद ने भूमिका निभाई है। लेकिन ये लिखे बाद में गए हैं। जो वैदिक कालखंड है जो कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक फैला होता है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल है, और फिर 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक क्या है? उत्तर ऋग्वैदिक काल है। तो इस कालखंड के इतिहास को लिखने में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उन्होंने भूमिका तो निभाई है, लेकिन इनकी रचना बाद में हुई है। ये उस समय यानी इस कालखंड के दौरान मौखिक रूप में विद्यमान हुआ करते थे, और इसलिए कई इतिहासकारों ने, कई विशेषज्ञों ने इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। और सामान्य रूप से भारत में जब महाजनपद काल की शुरुआत होती है 600 बीसी से, उसके बाद लिखित स्रोत आपको प्राप्त होने लगते हैं, और इसलिए इस कालखंड को आप ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। अब भारत के इतिहास के अलग अलग चरण रहे हैं, और उन चरणों में राजस्थान के इतिहास को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो वे चरण कौन कौन से रहे हैं वे भी एक बार ठीक से समझ लीजिए। जैसा अभी हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देख लिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और इसका नगरीय चरण कब से कब तक विद्यमान था? इसका नगरीय चरण विद्यमान था 2600 बीसी से लेकर के लगभग 1900 बीसी तक इसका नगरीय चरण विद्यमान था। उसके बाद इसके पतन की शुरुआत होती है, और लगभग 1300 बीसी तक इसका पतन हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो वैदिक कालखंड की भी हमने बात की है, तो वैदिक काल कब से कब तक का विद्यमान था? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक विद्यमान था। और इसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको ऋग्वैदिक कालखंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और इसको उत्तर ऋग्वैदिक काल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फिर 600 बीसी का जो बाद में समय शुरू होता है, इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे जनपदों का विकास हुआ, जनपद बड़े हुए तो महाजनपदों का विकास हुआ, और यहां पर कई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई। जैसे यहां इस समय लोहे का इस्तेमाल बढ़ गया, गीले धान की खेती का इस्तेमाल बढ़ गया, अपेक्षाकृत हमें खुले समाज के तत्व प्राप्त होते हैं। अपेक्षाकृत पहले से खुला समाज था, और जब खुला समाज था तो जो कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ लोहे के ज्यादा इस्तेमाल से, क्योंकि लोहे के फाल का अगर आप हल में इस्तेमाल करेंगे तो वो गहरी जुताई करने में सक्षम था, और गीले धान की खेती शुरू हुई तो कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ। अपेक्षाकृत खुला समाज था, तो खुले समाज के कारण क्या हुआ? जो अधिशेष था वो रूढ़िवादी हाथों से बाहर निकला, सामान्य जनता में पहुंचा। इससे व्यापार का विस्तार होता चला गया, और जब व्यापार का विस्तार होता चला गया तो यहां पर हमें द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है। तो ये कालखंड जो है, ये न केवल महाजनपद कालखंड के नाम से जाना जाता है, बल्कि ये भारत के द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कब हुई थी, ठीक से नोट करिएगा। और प्रथम नगरीकरण कौन था, कहां था? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नगरीय चरण हमने आपको बता दिया है। तो ये महाजनपद काल हुआ, और इसकी सामान्यतः जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो ये कब तक विद्यमान रहा? 300 बीसी से। 300 बीसी से जो 200 बीसी का कालखंड है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मौर्य कालखंड से, क्योंकि मौर्य वंश का शासन यहां पर एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, सामान्य रूप से इसको 300 बीसी से 200 बीसी लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट रूप में आप जानते हैं कि जो मौर्य शासन की शुरुआत हुई थी वो 322-321 बीसी में हुई थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे चाणक्य की सहायता से, और उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से यहां हम परिभाषित कर रहे हैं कालखंडों को। तो ये 200 बीसी तक की हमारी बात हो गई, और 200 बीसी तक की अगर हमारी बात हो गई तो आप इसमें देखेंगे कि अब हम 200 बीसी से आगे बढ़ते हैं। तो 200 बीसी से लेकर के अगर आप आगे देखेंगे, 200 बीसी से लेकर के अगर 300 एडी का कालखंड देखेंगे, तो 300 एडी का ये कालखंड किस नाम से जाना जाता है? ये मौर्योत्तर कालखंड के नाम से जाना जाता है। और इस समय भी
में भी आर्थिक गतिविधियों का बहुत विस्तार हुआ। यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, या आप कह सकते हैं कि सत्ता का कोई मजबूत केंद्रीकरण आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये कालखंड अर्थव्यवस्था के विस्तार से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्प कला का लगातार उन्नत रूप आपको देखने को मिलता है, और साथ ही यहां पर मुद्रा का भी लगातार इस्तेमाल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मौद्रिकीकरण। मौद्रिकीकरण, ठीक है, यानी मुद्रा का इस्तेमाल लगातार बढ़ता चला गया। 300 एडी से और जो 550 एडी का कालखंड है, इसको आप सामान्य रूप से गुप्त कालखंड के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि 275 एडी में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, लेकिन वास्तविक स्थापना 320 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और तभी से गुप्त संवत की भी शुरुआत होती है 319 एडी से। इसके बाद जो पीरियड आया वो गुप्तोत्तर काल का पीरियड आएगा। गुप्तोत्तर काल का पीरियड आया, और ये कब तक था? 750 एडी तक था। और फिर हमें प्रारंभिक मध्यकाल खंड देखने को मिलता है, प्रारंभिक मध्यकाल। और ये प्रारंभिक मध्यकाल कब तक रहा? 1200 एडी तक रहा। तो प्रारंभिक मध्यकाल की अपनी विशेषताएं थी, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी? आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान देने शुरू कर दिए थे। भूमि अनुदान देने शुरू कर दिए थे, और ये गुप्त काल में जो भूमि अनुदान है ये बड़े होने शुरू हो गए। और बड़े होने शुरू हो गए तो भूमि अनुदान जब दिया जाता था तो किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते थे कि जिसको भूमि अनुदान प्रदान किया जा रहा है वो वहां से राजस्व की वसूली कर सकता था, वो वहां के प्रशासन को संभाल सकता था, वो वहां की खानों पर अधिकार उसका होता था, साथ ही उसे कुछ छोटे प्रकार के मामलों में सुनवाई का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। जब ये व्यवस्था लगातार विस्तारित होती चली गई गुप्तोत्तर काल में, तो हमें एक व्यवस्था देखने को मिलती है जिसको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, या आप जिसको सामंतवाद कहते हैं। और ये प्रारंभिक मध्यकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई, जब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जो सामंत है वो बहुत बड़ी संख्या में उभर गए। और इसी दौरान, इसी कालखंड के दौरान आप देखेंगे कि राजस्थान के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्ता केंद्र उभरे, चाहे वो आपका आमेर हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, और चाहे बीकानेर के आसपास का क्षेत्र हो। बीकानेर में तो खैर बाद में विकास हुआ, क्योंकि मारवाड़ के ही एक आप कह सकते हैं शासक के पुत्र ने जाकर के जंगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर के क्षेत्र में तो बाद में एक राजे रजवाड़ा का विकास हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये सामंती व्यवस्था का विकास हुआ, छोटे छोटे राज्य तंत्र उभरे। तो उसी के पक्ष के रूप में आप राजस्थान में भी अलग अलग राजे रजवाड़े देखेंगे। तो हम इन राजे रजवाड़ों का, जो मध्यकालीन राजे रजवाड़े हैं, सामान्य रूप से उनका अध्ययन करने वाले हैं, और साथ ही जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं इतिहास के अलग अलग कौन से पक्ष हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है जो विद्यमान है राजस्थान में, वो कौन सा स्थल विद्यमान है? उस स्थल को आप किस नाम से जानते हैं? कालीबंगा के नाम से जानते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं, या जिनको आप पुरातात्विक स्थल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो पुरातात्विक स्थल चाहे वो आहड़ हो, चाहे वो गिलुंड हो, इन सभी चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी देखेंगे, यानी राजस्थान के इतिहास के उन पक्षों को पढ़ा जाएगा जो आपके परीक्षा के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी पृष्ठभूमि निर्मित हो गई पूरा। बाद में फिर आप थोड़ा सा इसमें एक और चीज समझ सकते हैं। वो एक और चीज क्या होगी? वो एक और चीज ये होगी कि 1200 एडी के बाद आप जानते हैं कि दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत होती, दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है, सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। तो सल्तनत काल के समय में किस प्रकार के आपको यहां संबंध देखने को मिलते हैं, क्या किसी प्रकार के युद्ध देखने को मिलते हैं राजे रजवाड़ों के साथ, जहां पर भी संदर्भ महत्वपूर्ण होगा हम उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही सल्तनत काल, और फिर 1526 में आपको मुगल शासन की स्थापना देखने को मिलती है, यानी 16वीं सेंचुरी में, मुख्य रूप से जब अकबर का काल शुरू हो जाता है 1556 में, ठीक है, वहां पर ज्यादा आपको, इसलिए 16th एडी यहां पर लिखा है। और यहां मुगल शासन की आपको शुरुआत, और आपने जानते हैं कि मुगल शासन के दौरान अकबर ने एक विशेष प्रकार की नीति राजपूतों के प्रति अपनाई। हम मुगल शासन के अंतर्गत
देखते हैं कि किस प्रकार से मुगल शासन की राजपूत नीति रही और राजपूत नीति के अंतर्गत उन्होंने राजपूत शासकों के साथ किस प्रकार के संबंध डेवलप किए। उनमें अलग अलग राजे रजवाड़ों के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जहां भी महत्वपूर्ण संदर्भ आएगा हम उसको भी समझेंगे। और ये मुगल शासन आप जानते हैं कि मुख्य रूप से आप 18वीं सेंचुरी मिड तक इसको परिभाषित कर सकते हैं या 18वीं सेंचुरी के शुरुआत तक परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया है इसमें राजस्थान के इतिहास को हमें समझना है। तो अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जो राजस्थान में विद्यमान है और बेहद महत्वपूर्ण है, वहां से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो पहला स्थल कौन सा था जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता का? वो स्थल है आप जानते हो कालीबंगा। कालीबंगा विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थल है आप जानते हैं। और कालीबंगा को एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में भी व्याख्यायित किया है। हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी आप किसको मानते हैं? सामान्य रूप से हड़प्पा को जानते हैं, हड़प्पा को जानते हैं और मोहनजोदड़ो को जानते हैं। ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। और जो कालीबंगा है इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है। घग्गर नदी का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? ऑरेल स्टाइन के द्वारा। सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारा कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यहां तथ्यों को संजोया गया है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए लगातार नोट्स बनाते हुए चलिए। पीडीएफ फाइल भी इसकी प्राप्त होगी आपको। पीडीएफ फाइल कहां पर प्राप्त होगी? टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहां पर आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? दृष्टि RAS यूट्यूब के नाम से है। तो वहां पर पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ फाइल प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा, दृष्टि RAS यूट्यूब के नाम से है। वहां पर आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो घग्गर नदी का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? नोट करिए, ऑरेल स्टाइन के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। कालीबंगा की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? टेस्सीटोरी के द्वारा दी गई थी। LP टेस्सीटोरी के द्वारा कालीबंगा की जानकारी सर्वप्रथम प्रदान की गई थी। कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी और खोज के साथ साथ कालीबंगा की यह खोज कब हुई थी? ये आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में कालीबंगा की खोज की गई थी। नोट करिएगा, अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? उत्खनन मतलब खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? जहां से नई नई चीजें, नई नई सामग्री हमें प्राप्त हुई, उसके इतिहास पर हमने कालीबंगा का इतिहास लिख दिया। हमें यह पता चला कि इस हड़प्पा सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कह दिया। इसकी इतनी महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं जो थी, ये इतना महत्वपूर्ण स्थल है। उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल, BK थापर और MD खरे इसके उत्खननकर्ता थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। और जो उत्खनन अवधि थी, यानी इसकी जो खुदाई है, वो किस समय से किस समय के बीच में की गई? 1961 से 1969 के बीच इसकी खुदाई की गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? उत्खनन के यहां पर 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सभ्यता है, हमने अभी पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके नगरीय चरण की शुरुआत 2600 BC के आसपास होती है और ये 1900 BC तक इसका नगरीय चरण रहा। यानी नगरीय चरण का मतलब सीधा सा मतलब है कि यहां पर बहुत से नगरों का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, शहरों का अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन शहर एकदम से ही अस्तित्व में नहीं आ जाते। धीरे धीरे जब बस्तियां बड़ा स्वरूप ग्रहण करती हैं, वो धीरे धीरे नगरों के रूप में डेवलप होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय चरण है उससे पहले भी एक चरण हुआ करता था जिसको हम प्रारंभिक हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और उससे पहले जो चरण हुआ करता था उसको हम पूर्व हड़प्पाई चरण के नाम से जानते हैं। और पूर्व हड़प्पाई चरण की जो शुरुआत है ये कब की है? लगभग 6000 BC, 5500 BC से लेकर के ये जो 3500 3000 BC तक है, ये पूर्व हड़प्पाई चरण माना जाता है। और इस समय कई तरह की बस्तियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे मेहरगढ़ जैसी बस्तियां और कुछ अन्य बस्तियां देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे ये बस्तियां
बड़ा स्वरूप ग्रहण करती चली गई, बड़ा, और यहां आकर के इन्होंने नगरीय चरण हासिल कर लिया। हड़प्पा ने, मेहरगढ़ ने नहीं किया, लेकिन दूसरे जो बस्तियां थी उन्होंने बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया, यानी वो नगरों के रूप में डेवलप हो गई। तो बस्तियां जो हैं वो धीरे धीरे एक बड़े चरण को हासिल कर लेती हैं। इसी प्रकार से जब किसी स्थान पर बस्तियां बसती हैं तो आपने देखा होगा, पहले हमने यहां घर बना लिया, जब दूसरा व्यक्ति या अगली पीढ़ी घर बनाती है तो वो इसके ऊपर घर बनाती है, तीसरी पीढ़ी फिर इसके ऊपर बनाती है, फिर इसके ऊपर बनता है। तो आप देखेंगे कि किसी स्थान पर अगर बसावट बहुत लंबे समय तक है तो वहां बसावट के कई चरण आपको प्राप्त होंगे। जो सबसे निचला चरण है उसको हम प्रथम चरण, उससे ऊपर दूसरा चरण, उससे ऊपर तीसरा, उससे ऊपर चौथा, उससे ऊपर पांचवा। तो यहां पर कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको 5 स्तर प्राप्त होते हैं सभ्यता के, और ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है, यानी हड़प्पा से पहले के 2 चरण हैं, और फिर विकसित हड़प्पा के यहां 3 चरण प्राप्त होते हैं, 3, 4, 5। इसका मतलब हुआ ये। साथ ही आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या हुआ करती थी कि जो उसकी बस्तियां होती थी, जो उसके नगर होते थे, वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एक ऊंचे स्थान पर स्थित होता था जिसे सामान्य रूप से हम दुर्ग के नाम से जानते हैं, और वहां पर प्रशासनिक भवन हुआ करते थे, और एक होता था निचला नगर जहां पर सामान्य व्यक्तियों के भवन हुआ करते थे। तो कालीबंगा भी 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर जहां सामान्य जनता के घर हुआ करते थे, और दोनों ही हिस्से अलग अलग परकोटे से एक प्रकार से आबद्ध होते थे, यानी अलग अलग दीवारों से वो आबद्ध होते थे, अलग अलग दीवारों से घिरे होते थे, जिनको हम परकोटा कहते हैं। तो ये कालीबंगा की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। किस तरह की कालीबंगा से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप देखेंगे कि कालीबंगा की सुरक्षा के लिए द्वारपाल कक्ष भी थे। द्वारपाल कक्ष होने का सीधा सा मतलब है कि द्वारपालों के द्वारा कालीबंगा नगर की रक्षा भी की जाती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी न किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी, जिसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। तो द्वारपाल कक्ष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्या कालीबंगा से द्वारपाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। और अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है स्टेटमेंट के अलावा सीधा भी पूछा जा सकता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के भी प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहां से कुछ अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड का विद्यमान होना कहीं ना कहीं उनकी कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी अभिव्यक्त करता है। तो 7 अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से एक भागते हुए बैल की मिट्टी की मूर्ति और प्राप्त हुई है, और मिट्टी की मूर्ति को हम क्या कहते हैं, मृण मूर्ति, हम मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि कालीबंगा से युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युग्मित शवाधान का मतलब क्या है कि व्यक्ति के मरने के बाद जब उसे कब्र में दफनाया जाता था, तो ऐसे भी साक्ष्य पाए गए हैं कि जहां पर एक ही व्यक्ति को कब्र में नहीं दफनाया गया था, बल्कि उसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी दफनाया गया था, यानी युग्मित समाधान के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, और बेलनाकार मुहर वस्तुतः कहां पर प्रचलन में थी, मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से संपर्क को भी अभिव्यक्त करती है, क्योंकि यहां से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। एक महत्वपूर्ण खास बात यह थी कि जो घर बने होते थे, यहां पर घरों में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं गरीब बस्ती के संकेत को भी रिफ्लेक्ट करता है। कालीबंगा में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है, और अलंकृत ईंटों का सीधा सा मतलब है कि उस समय के लोग कहीं ना कहीं कला में भी रुचि रखते थे। वो उसमें ज्यामितीय आकृतियां बनाई हो, चाहे मछली की आकृतियां बनाई हो या अन्य प्रकार की आकृतियां बनाई हो, वो सौंदर्य के प्रति उनका कहीं ना कहीं रुझान डेवलप हो रहा था। अलंकृत ईंटों से हमें यह पता चलता है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह शामिल है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको एक स्पष्ट योजना देखने को मिलती है, एक स्पष्ट जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है। न केवल जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर हैं वहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन कालीबंगा में आपको जल निकास प्रणाली का अभाव, स्पष्ट अभाव देखने को मिलेगा। ये अलग विशेषता है, और साथ ही यहां आपको लकड़ी की नालियां देखने को मिलेगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। सामान्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के नगरों में आपको
एक बेहतरीन व्यवस्था देखने को मिलेगी जल निकास प्रणाली की, लेकिन कालीबंगा में उसका स्पष्ट अभाव देखने को मिलता है। इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है तथ्य। यहां आपको तांबे की चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं और साथ ही 6 छेद वाली खोपड़ी भी प्राप्त हुई है, जो कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा की तरफ, सर्जरी की तरफ भी इशारा करती है। उस समय यहाँ के कुछ घरों में दरार होने से यह पता चलता है कि उस समय किसी न किसी प्रकार का कोई भूकंप यहां पर आया होगा, तो भूकंप के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पक्षों को जान लिया है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल को देखते हैं, जो विशेष रूप से आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है आहड़। यह इतना महत्वपूर्ण स्थल है कि इस स्थल के नाम पर हम आहड़ सभ्यता शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। आहड़ सभ्यता के अधिकांश स्थल हमें बनास नदी के किनारे प्राप्त होते हैं और इसलिए इसे हम बनास सभ्यता भी कहते हैं। और बनास सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आहड़ है, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता भी कह दिया जाता है। आहड़ कहां पर स्थित है? उदयपुर के निकट बेडच नदी के किनारे पर यह स्थल स्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आहड़ कहां पर स्थित है? उदयपुर के निकट बेडच नदी के किनारे पर स्थित है और महत्वपूर्ण स्थल है, तो इसे आहड़ सभ्यता भी कह दिया जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी आपको प्राप्त होते हैं, जैसे ताम्रवती, जैसे आघाटपुर, जैसे धूलकोट, ये इसके अन्य नाम हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी, नोट करिएगा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और खोज कब की गई थी? 1953 में इसकी खोज की गई थी। तो इन तथ्यों को भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन खोज इनके द्वारा की गई और उत्खनन यानी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? खुदाई करवाई गई वीरेंद्र नाथ मिश्र, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया, इनके द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। यहां से किस प्रकार के आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं? एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आपको यहां पर तांबे का संचय देखने को मिलेगा। आहड़ इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर आपको जो सामान्य रूप से ताम्रपाषाणिक स्थलों की विशेषताएं राजस्थान में रही है, वो काले लाल मृदभांड की रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता क्या रही है? नोट कर लीजिए, काले लाल मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। नोट करिए इसको। काले लाल मृदभांड राजस्थान के ताम्रपाषाणिक स्थलों की एक सामान्य विशेषता रही है और यहां से भी काले लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं। तांबे की भट्टियां प्राप्त होती हैं। यहां अपोलो के चित्र वाला सिक्का भी प्राप्त होता है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का कहां का था? हिंद यवन शासक का था। हिंद यवन शासक का अपोलो के चित्र वाला सिक्का हिंद यवन शासक ने बेसिकली उसके द्वारा ये चलाया जाता था। तो अपोलो के चित्र वाला सिक्का प्राप्त हुआ है। एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सामूहिक पारिवारिक व्यवस्था की ओर इंगित करता है। और साथ ही 2 मुंह वाला चूल्हा भी प्राप्त हुआ है और सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा के प्राप्त होने का सीधा सा मतलब है कि खाने में मसालों का इस्तेमाल हो गया था, क्योंकि सिलबट्टे का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप मसाला पीसने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यहां से अफगानिस्तान से व्यापार के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि लाजवर्द मणि मिला है और लाजवर्द मणि का जो स्रोत हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? अफगानिस्तान। इसलिए अफगानिस्तान से भी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं आहड़ के। आहड़ संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण, आप ये भी कह सकते हैं कि लाजवर्द भारत में स्थित अन्य स्थल से आया हो। अन्य, क्योंकि जो आहड़ का आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल था। आहड़ के समय अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी विद्यमान थे, तो हो सकता है कि आहड़ में लाजवर्द मणि वहां से आया हो और कहीं ना कहीं ये आंतरिक व्यापार की स्थिति को भी प्रकट करता है कि जो लेन देन था आहड़ के साथ वो लगातार अन्य बस्तियों का विद्यमान था और चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान से व्यापार होता था। आहड़ संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? अभी हमने बात की थी गिलुंड एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति का ही स्थल है और ताम्रपाषाणिक स्थल है महत्वपूर्ण गिलुंड। एक महत्वपूर्ण स्थल है ओझियाना और एक महत्वपूर्ण स्थल है झाडोल। झाडोल कहां पर स्थित है? झाडोल स्थित है आपके उदयपुर में और ओझियाना कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जिसको हम कुराड़ा के नाम से जानते हैं। कुराड़ा, कुराड़ा ये कहां पर स्थित है? ये नागौर में स्थित है। और कुराड़ा
में बहुत से औजार, खेती के औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता था। ये सारे तथ्य नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया पूरी समझ ली है। अब हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जान लिया जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब पुरातात्विक स्थल जानेंगे। पुरातात्विक स्थलों के बाद दो महत्वपूर्ण अभिलेखों पर बात करेंगे और फिर मध्यकालीन राजवंशों पर कुछ महाजनपद की स्थिति देख लेंगे। महाजनपद जो कि जैसे सूरसेन, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद की अवस्थिति देखेंगे, जिनका किसी न किसी प्रकार का हिस्सा जो है राजस्थान में पड़ता था। और उसके बाद हम मध्यकालीन जो राजवंश है उनकी स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। सारे तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कोराड़ा नागौर में पड़ता है, खेती के औजार पाए गए हैं, औजारों की नगरी इसे कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। ओझियाना के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ओझियाना भीलवाड़ा में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन है, किसने इसकी खुदाई करवाई? इसकी खुदाई करवाई बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई है। तो उत्खननकर्ता बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी हैं। और साक्ष्य किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? यहां से गाय और बैल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, शंख प्राप्त होते हैं, तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती हैं। कार्नेलियन जो पत्थर है, जो सेमी प्रीशियस स्टोन है, लाल नारंगी रंग का पत्थर होता है, सेमी प्रीशियस स्टोन, वो यहां से प्राप्त होता है। और फियोन्स यहां पर प्राप्त होता है। फियोन्स एक प्रकार की विशेष कृत्रिम सामग्री थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे किस प्रकार से बनाया जाता था? आप क्या करते थे? आप रेत का चूर्ण बना लेते थे, रेत को पीस लेते थे, या फिर आप बालू मिट्टी लेते थे और बालू मिट्टी में एक विशेष रंगीला, आप क्या करते थे, रंगीन चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे, चिपचिपा, और फिर इसे पका लिया जाता था और पका करके एक विशेष आकृति प्रदान की जाती थी। ये समुद्री हरे रंग का एक प्रकार की सामग्री हुआ करती थी, फियोन्स। तो इस प्रकार से सामग्री बनाई जाती थी, समुद्री हरे रंग की, कई तरह के आकारों में ढाली जा सकती थी। इसको हम कहते थे फियोन्स। ठीक है, तो ओझियाना से आपको फियोन्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कार्लेनियन पत्थर के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ओझियाना का जो अस्तित्व था वो 2000 बीसी में विद्यमान था, जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, ओझियाना भीलवाड़ा में। चलिए, अब महत्वपूर्ण स्थल एक और जो है वो है गणेश्वर। और गणेश्वर से आपको ताम्र साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और बहुत से ऐसे अवशेष भी प्राप्त होते हैं कि आप इसको प्रागैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत भी रख सकते हैं। इसका अस्तित्व 2800 बीसी के दौरान विद्यमान था, ऐसा माना जाता है। इसकी अवस्थिति कहां पर स्थित है? कांतली नदी, कांतली नदी के पास स्थित है। और ये सीकर के नीम का थाना वहां पर अवस्थित है। सीकर का जो नीम का थाना है, अगर सीकर का ऊपरी उत्तर पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो वहां एक स्थान पड़ता है, एक तहसील पड़ती है नीम का थाना, तो वहां पर इसकी अवस्थिति है। नीम का थाना क्या है? तहसील है। सरकार ने इसको एक नया जिला भी बना दिया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2024 के राजस्थान कैबिनेट के फैसले के दौरान इसको हटा दिया गया। इसको अब ये सीकर का ही हिस्सा है। कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर। महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहां पर तांबे की बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है और यहां पर तांबे की जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें 99% तांबा है, तांबे के पात्रों में। तो इसलिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की ताम्र सभ्यता की या ताम्र स्थलों की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर को। तो ये तथ्य भी याद रख लीजिएगा, भारत की ताम्र स्थलों की, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था इसका? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। यहां से काले नीले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आपको यहां पत्थरों के मकान देखने को मिलेंगे और साथ ही मछली पकड़ने का कांटे के साक्ष्य भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसको हम रैड के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान के टोंक जिले में अवस्थित है। रैड इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से बड़े स्तर पर लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है और इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। इस तथ्य को नोट करिए कि प्राचीन भारत का टाटानगर कौन है? रैड है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी इसके उत्खननकर्ता थे। यहां से 3000 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पगड़ी पहने हुए महिला की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? रैड से प्राप्त हुई है, जो कि टोंक में स्थित है। उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी थे। यहां से मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और चक्रदार कुएं भी प्राप्त हुए हैं।
चक्रदार कुएं ईंटों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि वो एक ईंट दूसरी ईंट में फिक्स हो जाती थी, उनको इस तरह से काटा जाता था और इस प्रकार से चक्रदार कुएं बनाए जाते थे, जो कि एक बेहतरीन जल संरक्षण की प्रणाली या आप कह सकते हैं एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है। उस समय में रण से चक्रदार कुओं की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है नलियासर, जयपुर में स्थित है और सांभर के पास स्थित है। यहां से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आहत सिक्के। नलियासर इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आहत सिक्कों के साथ साथ कुषाण सिक्के भी प्राप्त होते हैं। आहत सिक्के किस प्रकार से बनाए जाते थे? आहत सिक्के आपको किस धातु के मिले हैं? आहत सिक्के आपको तांबे के भी मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं। ये इन धातुओं को चपटा करके आप क्या करते थे? इन पर मुहर, एक ठप्पा मारा जाता था और ठप्पे से इन पर चिन्ह बना दिए जाते थे। तो जो ठप्पा मारने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? आहत करना। तो इस प्रकार से ठप्पा मार करके इन पर चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए इनको कहते हैं आहत सिक्के। तो आहत सिक्के आपको महाजनपद काल में प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आहत सिक्कों का प्रचलन बढ़ता है। तो आहत सिक्कों के साक्ष्य आपको नलियासर से प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे तो इससे, इस दृष्टिकोण से भी ये जो नलियासर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक और स्थल है जिसको हम बैराट के नाम से जानते हैं, विराटनगर। बैराट, विराटनगर, और आप कह सकते हैं आधुनिक जयपुर के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य रूप से उसकी पहचान उसी से कर ली जाती है। तो पाषाण काल से मध्य काल तक के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। बैराट से पाषाण काल से लेकर के मध्य काल तक के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। यहां आसपास कई तरह के टीले प्राप्त हुए हैं। जैसे किस तरह के टीले प्राप्त हुए हैं? जैसे उन टीलों को कहा गया है भीम डूंगरी, उन टीलों को कहा गया है बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी। ये टीले हैं, महादेव डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, टीलों के नाम है। और इन टीलों से हमें अशोक के काल के महत्वपूर्ण शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, जैसे भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख हमें कहां से प्राप्त होता है? इसी बीजक पहाड़ी से हमें भाब्रू शिलालेख प्राप्त होता है। और दूसरा शिलालेख अशोक का हमें इस भीम डोंगरी से, भीम पहाड़ी से प्राप्त होता है। तो बैराट या विराटनगर के उत्खननकर्ता कौन थे? खुदाई करवाई दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब से कब तक खुदाई करवाई? 1936 से 37 के बीच खुदाई करवाई। और 1961-62 में खुदाई करवाने वाले दो व्यक्ति थे, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। बैराट इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां की यात्रा ह्वेनसांग ने भी की थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। किस शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहां से अशोक के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बैराट से, जैसा कि अभी आपको बताया। एक है भाब्रू अभिलेख जो कि बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसको प्राप्त किया था। यहां से हमें पता चलता है कि अशोक जो है वो मगध के शासक थे। साथ ही यहां से बौद्ध त्रिरत्न की भी जानकारी मिलती है और बौद्ध त्रिरत्न का सीधा सा मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ज्ञान को रिफ्लेक्ट करते हैं, धम्म उनके शिक्षाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं और संघ जहां पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती थी समूह में, उनको हम क्या कहते हैं? संघ व्यवस्था में। उनको एक प्रकार से संघ व्यवस्था में वो रहते थे। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध त्रिरत्न कहलाते हैं। इनकी जानकारी भी हमें भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है। और यहां से 7 बौद्ध पुस्तकों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही जो दूसरा अभिलेख है वो हमें भीम पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और इसको खोजा था 1871-72 में कार्लाइल के द्वारा इसको खोजा गया था। राजस्थान में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं कार्लाइल महोदय। तो कार्लाइल महोदय कौन है? राजस्थान में पुरातत्व के जनक हैं जिन्होंने 1871-72 में क्या खोजा था? भीम पहाड़ी पर दूसरा अभिलेख खोजा था अशोक का। अब जैसा इतिहास लेखन में हमने कई चीजों पर बात की है, तो राजस्थान के संदर्भ में दो अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। एक है घोसुंडी अभिलेख और एक है आपका बरली अभिलेख। बरली अभिलेख को इस प्रकार से लिखा जाता है, इससे कंफ्यूज मत होना, बरली अभिलेख, और हिंदी में इसको बरली अभिलेख भी कह दिया जाता है। ये किस समय का है? ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीनतम होने का मतलब है
कि ये ईसा पूर्व 443 बीसी में लिखा गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता रहा है। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बर्ली अभिलेख या बर्ली अभिलेख है। कब का है? 443 बीसी का है। खोजा किसने था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और भाषा इसकी क्या है? ये जो अभिलेख है बर्ली अभिलेख, इसकी भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा में है। और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो मध्यमिका है, मध्यमिका जिसे आज आप नगरी के नाम से जानते हैं, ये मध्यमिका जैन केंद्र हुआ करता था, जैनों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। दूसरा अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख कब का है? घोसुंडी कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में, नगरी के पास घोसुंडी गांव में उपस्थित है, इसलिए इसको घोसुंडी अभिलेख कहते हैं। और ये 2 बीसी का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का सीधा सा मतलब है 200 बीसी से लेकर के 100 बीसी में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, तो इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। और इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। याद रखिएगा, बर्ली अभिलेख की और घोसुंडी अभिलेख की लिपि समान है, ब्राह्मी लिपि है, लेकिन बर्ली अभिलेख प्राकृत भाषा में है और घोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस घोसुंडी अभिलेख की सबसे पहले जानकारी कब दी गई थी? 1887 में इसकी जानकारी कवि श्यामल दास के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इस घोसुंडी अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1915-16 में। इसको याद कर लीजिएगा कि 1915-16 में घोसुंडी अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। यहां से हमें यह पता चलता है कि जो भागवत धर्म था या वैष्णव धर्म था, उससे संबंधित राजस्थान में एक प्रकार से आप कह सकते हैं राजस्थान में उसका प्रचलन था। और भागवत धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला राजस्थान का प्राचीनतम साक्ष्य है घोसुंडी अभिलेख। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। साथ ही यहां से एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि जो गज वंश से संबंधित सर्वतात थे, जो पाराशरी के पुत्र थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और साथ ही विष्णु मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण का भी उनके द्वारा उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? घोसुंडी अभिलेख, जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। तो ये अभिलेख के बारे में हमने बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि महाजनपद काल के बारे में हमने बताया था कि जो इस समय की शुरुआत होती है, जो 600 एडी से लेकर के 300 एडी, माफ कीजिएगा, 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी का जो कालखंड था, इस समय क्या हुआ? लोहे का प्रयोग बढ़ गया। तो लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? लोहे के प्रयोग से हल में पहले लकड़ी के फाल का प्रयोग होता था, फिर लोहे के फाल का प्रयोग हुआ। जब लोहे का फाल का प्रयोग हुआ तो जमीन की गहरी जुताई होना संभव हो गया। और जमीन की गहरी जुताई होना संभव हो गया तो जो कृषि उत्पादन है, कृषि अधिशेष है, वो बढ़ गया। साथ ही गीले धान की खेती से धान का उत्पादन हो गया। गीले धान की खेती की शुरुआत हुई। समाज जो है यहाँ का और ज्यादा अपेक्षाकृत खुला समाज था। और खुला समाज होने की वजह से जो अधिशेष उत्पादन था वो रूढ़िवादी हाथों से बाहर चला गया। साथ ही जो नए धर्म उभरे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्होंने पशुधन के संरक्षण पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया। और पशुधन के संरक्षण से कृषि की बेहतर स्थितियों का निर्माण होता चला गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हमें जनपद, महाजनपदों की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो जो जनपद, जैसे 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं, आप मैप उठाइएगा, भारतीय इतिहास के सेक्शन का जब हम अध्ययन करेंगे तो उन 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। वे 16 महाजनपद कौन से थे आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपके सामने नक्शा छपा हो तो उन 16 महाजनपदों का नाम याद कर सकते हैं। जैसे आप पूर्वी बिहार वाले इलाके में जाएंगे तो वहां अंग महाजनपद था। इसके बराबर में अगर आप जाएंगे पश्चिमी दिशा में तो वहां मगध था, उसके ऊपर वज्जी था। फिर अयोध्या वाले इलाके में जाएंगे तो वहां पर आप कौशल महाजनपद देखेंगे। फिर नीचे यहाँ काशी महाजनपद देखेंगे, मल महाजनपद देखेंगे, पांचाल देखेंगे, कुरु है, कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। साथ ही शूरसेन महाजनपद देखेंगे जिसकी राजधानी मथुरा थी। और आप मत्स्य महाजनपद देखेंगे जिसकी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य विराटनगर थी।
इसी प्रकार से चेदी महाजनपद देखेंगे आप, एक महत्वपूर्ण वत्स महाजनपद देखेंगे। और ऊपर जब आप जाएंगे पाकिस्तान की तरफ तो वहां गांधार महाजनपद और उसके ऊपर कंबोज महाजनपद देखेंगे। फिर आप यहां उज्जैन की तरफ आएंगे तो वहां अवंती महाजनपद था, और अवंती महाजनपद के नीचे दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र में अशमक महाजनपद था। तो ये 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में से जो मत्स्य महाजनपद था वो मुख्यतः कहां पर स्थित था, आपके राजस्थान में स्थित था। शूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, उसमें भी अलवर, भरतपुर और करौली के इलाके आते थे। करौली का कुछ अधिकांश भाग आता था। और इसके अलावा जो कुरु महाजनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, उस कुरु महाजनपद में भी अलवर राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था वो आता था। तो यहां पर हम कुरु, शूरसेन और मत्स्य महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही राजस्थान में कुछ इलाकों में और भी जनपद हुआ करते थे तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये चीज आपने समझ ली, ये यहाँ उसके क्या प्रक्रिया थी इन महाजनपदों के उभरने की वो भी आपने जान ली, शुरू में भी हमने बताया था। तो सबसे पहले जानते हैं मत्स्य महाजनपद के बारे में। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, हमें इसका उल्लेख कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण है, वहां इसका उल्लेख प्राप्त होता है। और उपनिषद है कोशित की उपनिषद, महाकोशित की उपनिषद में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही मत्स्य महाजनपद का जो मुख्य क्षेत्र हुआ करता था वो जयपुर, अलवर और भरतपुर का हुआ करता था। राजधानी ये भी बताई थी विराटनगर यानी जयपुर। और महाभारत से विराटनगर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चेदी महाजनपद और मत्स्य महाजनपद में युद्ध होते रहते थे, और चेदी महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः स्थित था उसने मत्स्य महाजनपद को हराया भी था। और बाद में आप जानते हैं जैसे जैसे मगध का विकास होता चला गया और मगध साम्राज्य उभरा तो मत्स्य महाजनपद का विलय कहां हो गया, मगध में हो गया। एक महत्वपूर्ण जनपद स्थित था मालव जनपद। तो मालव जनपद की इनका कालखंड में अंतर भी था, क्योंकि कुछ ऐसे जनपद थे जो बाद तक चलते रहे। तो केवल आप इनको 600 बीसी से 300 बीसी तक ही नहीं रखेगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसे जनपद थे जो लंबे समय तक बने रहे, केवल इसी कैटेगरी में नहीं रखना है। मालव जनपद का क्षेत्र कौन सा था, टोंक और जयपुर का क्षेत्र हुआ करता था। राजधानी कौन सी थी, नगर, जो कि टोंक में स्थित थी। और मालव जनपद को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नोट करिए, मालव जनपद को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, कहां से मिले हैं, नगर और रैड से। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, रैड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। 3000 सिक्के लगभग यहां से प्राप्त हुए हैं। और रैड प्राचीन भारत का टाटानगर, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर लोह सामग्री यहां से प्राप्त हुई है और केदारनाथ पुरी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, ये हमने पढ़ा था। गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने मालव जनपद को पराजित करके अधीनता स्वीकार करवाई थी। अभी आपको बताया था कि इन जनपदों को केवल इसी कालखंड में मत रखिएगा, क्योंकि ये उसके बाद भी आपको देखने को मिलते हैं। अब मालव जनपद को अगर समुद्रगुप्त ने पराजित करके अधीनता के लिए बाध्य किया था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त चलती होती है। तो समुद्रगुप्त का समय कौन सा था, समुद्रगुप्त का समय क्या था, समुद्रगुप्त का समय था 335 ईस्वी से लेकर के, गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, 335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का समय हुआ करता था। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे उनके द्वारा लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन राजकवि के द्वारा लिखी गई थी, हरिशेन। और हरिशेन ने किस भाषा में इसको लिखा था, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत में लिखा था। तो यहीं से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने मालव जनपद को पराजित करके अपने अधीन लेकर के आया था। तो ये कुछ बेहतरीन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे जनपद की बात करते हैं। शूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, मथुरा हुआ करती थी। और भरतपुर और अलवर का थोड़ा सा हिस्सा, भरतपुर और अलवर का हिस्सा इसमें पड़ता था। कुरु महाजनपद था। तो कुरु महाजनपद में कौन सा हिस्सा आता था, अभी आपको बताया था, अलवर का जो उत्तरी हिस्सा था। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। एक शिवी जनपद था जो राजस्थान में स्थित था, और उसका इलाका हुआ करता था उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और राजधानी कौन सी थी, माध्यमिका या मध्यमिका, या कई जगहों पर उसे मध्यमिका भी लिखा है। और वर्तमान में कौन सा नगर की पहचान हुई है, नगरी की पहचान हुई है, जो चित्तौड़ में स्थित है। जब हम माध्यमिका की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेना
चाहिए, क्योंकि माध्यमिका से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। माध्यमिका के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? महाभारत से जानकारी प्राप्त होती है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखी गई, पतंजलि का जो महाभाष्य लिखा गया, उससे भी जानकारी प्राप्त होती है, और बर्ली अभिलेख जो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, उससे भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है माध्यमिका की। माध्यमिका का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। और इससे हमें पता चलता है, इसकी खुदाई से, कि ये महत्वपूर्ण बौद्ध, जैन और वैष्णव केंद्र हुआ करता था, और राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल इसे माना जाता है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल है माध्यमिका। एक और महत्वपूर्ण जनपद हुआ करता था जिसको हम योधेय जनपद के नाम से जानते हैं। योधेय जनपद का क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान का उत्तरी या उत्तर पश्चिमी इलाका में जाइए, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका है। साथ ही योधेय जनपद जो है वो हरियाणा और पंजाब में भी फैला होता था। पंजाब से कौन से उत्तराखंड राजस्थान के कौन से 2 जिलों की सीमा लगती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की ही लगती है। तो स्वाभाविक है योधेय जनपद की उस समय वहां स्थिति हुआ करती थी, तो इसमें पंजाब और हरियाणा का भी क्षेत्र पड़ता था। कुषाण शक्ति को नष्ट करने में ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रमुख भूमिका है, और इसकी जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, जो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है। तो गिरनार अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने इसे पराजित करके अधीनता के लिए बाध्य किया। इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से होती है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी, जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। एक और जनपद था शाल्व जनपद। तो शाल्व जनपद का क्षेत्र हुआ करता था अलवर, और इसका मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। इसी प्रकार से एक और जनपद था अर्जुनायन जनपद, जो कि अलवर, भरतपुर और नीम के थाना के क्षेत्र में सामान्य रूप से पड़ता था, और प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने इसे भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंशों के बारे में। मध्यकालीन राजवंशों की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जिस प्रकार से सातवाहन शासकों ने धीरे धीरे भूमि अनुदान देना शुरू किया, गुप्त काल में वो अनुदान बड़ा होता चला गया। भूमि अनुदान के साथ किसी अन्य प्रकार के प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार भी प्रदान किए जाते थे। इस वजह से भारत में गुप्तोत्तर काल में आपको एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसको हम सामंतवाद की व्यवस्था कहते हैं। इस सामंतवाद की व्यवस्था ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी 750 एडी, सामान्य रूप से जाना जाता है उसको 750 एडी से 1200 एडी के बीच का समय, तो उस समय एक पूरे सामंतवाद का ढांचा उसने हासिल कर लिया। इसी दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य तंत्र उभरे, और उसी के एक पक्ष के रूप में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों की, राज्य तंत्रों की स्थिति देखने को मिलती है। तो मध्यकालीन राजवंश में मुख्यतः हम इन्हीं को पढ़ेंगे। धीरे धीरे कुछ राजवंश लंबे समय तक शासन में बने रहे, कुछ राज्य तंत्र लगातार शासन करते रहे, फिर उनके सल्तनत काल में कई प्रकार की लड़ाइयां हमें देखने को मिली, फिर मुगल शासकों के साथ उनके अलग अलग प्रकार के संबंध देखने को मिले। तो अब हम मध्यकालीन राजवंश की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। अजमेर के चौहानों के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस राजवंश की जो स्थापना हुई, अजमेर के चौहान की जो स्थापना हुई, इससे सांभर में चौहान राज्य की स्थापना करने में किसकी भूमिका थी? वासुदेव चौहान की। तो सांभर में चौहान राज्य की स्थापना करने में भूमिका किसकी थी? किसके द्वारा स्थापना इसकी की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो राजशेखर के द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया, जिसको हम जानते हैं प्रबंध कोश के नाम से। तो राजशेखर के प्रबंध कोश से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना वस्तुतः वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी, और इनकी राजधानी थी नागौर में स्थित अहिच्छत्रपुर। तो राजधानी क्या थी? नागौर में स्थित अहिच्छत्रपुर। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे अजय राज। अजय राज का जो शासन करने का समय था वो 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी था। अजय राज इसलिए विशेष रूप से खास हो जाते हैं कि क्योंकि अजय राज के द्वारा ही
अजमेर की स्थापना की गई थी। तो जो सांभर के चौहान शासक थे या अजमेर के चौहान शासक थे, आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा, जो अजय राज थे, उनके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई और अजमेर में किले का निर्माण करवाया गया। एक महत्वपूर्ण कारण से भी अजय राज जाने जाते हैं और वो महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इनके समय में श्वेतांबरों और दिगंबरों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था और उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजय राज के द्वारा ही की गई थी। जब हम दिगंबरों की बात करते हैं तो दिगंबर वस्तुतः जैन धर्म के उस संप्रदाय को अभिव्यक्त करते हैं जहां पर वो ज्यादा कठोर तपस्या में विश्वास करते हैं और किसी प्रकार के वस्त्र को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी नग्न अवस्था में रहते हैं। और श्वेतांबर, श्वेतांबर आपको सामान्य रूप से एक सादगी भरे जीवन शैली को पसंद करते हैं और सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है श्वेतांबर। तो इनके बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी अध्यक्षता अजयराज के द्वारा की गई थी। साथ ही इनके हमें चांदी और तांबे के सिक्के भी प्राप्त होते हैं जिनको जानते हैं हम अजय प्रिय द्रम के नाम से। इसका मतलब है प्रथम राजा अजय प्रिय द्रम। और आप कह सकते हैं कि इस तरह से शुरुआत करने वाले एक प्रथम राजा के रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। उन्होंने अजय प्रिय द्रम, इनके सिक्के का नाम था, चांदी और तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। इन सिक्कों पर रानी सोमल देवी का नाम अंकित था। तो ये अजय राज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मध्यकालीन जो शासक थे, अजमेर के जो चौहान शासक थे, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए विग्रहराज चतुर्थ। इनसे संबंधित प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बीसल देव चौहान के नाम से भी जानते हैं, इनका समय कब से कब तक का था? 1158 से 1163 ईस्वी में इनका समय था। और जो दशरथ शर्मा है, उनके द्वारा इनके शासन काल को वस्तुतः अजमेर के चौहानों के स्वर्ण काल के रूप में परिभाषित किया गया है। क्यों किया गया है? जैसे इन्होंने गहडवाल वंश के विजय चंद्र को हराया, साथ ही ये तोमरों को हरा करके इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से दिल्ली पर अधिकार करने वाले वो पहले चौहान शासक थे। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को भी हराया था, बीसलदेव टोंक की स्थापना की और साथ ही यहां तालाब और शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। इनके द्वारा एक नाटक भी रचा गया जिसका नाम है हरकेली। हरकेली नाम का इन्होंने नाटक लिखा और ये किस पर आधारित है? आप जानते हैं कि भारवी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनका नाम है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम पर ही आधारित होकर के इन्होंने अपने नाटक की रचना की और उस नाटक का नाम रखा हरकेली। महत्वपूर्ण तथ्य है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इनके द्वारा जो हमें टोपरा अभिलेख प्राप्त होता है अशोक का, उसके ठीक नीचे इनके द्वारा एक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया जिसको हम शिवालिक स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं। शिवालिक स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं। टोपरा अभिलेख के नीचे इनके द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। साथ ही इनके द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की गई और उस संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण उस संस्कृत पाठशाला का नाम था। पाठशाला पर हरकेली और ललित विग्रह राज की पंक्तियां लिखी गई। और आप जानते हैं कि जो ललित विग्रह राज है वो किसका ग्रंथ था? ललित विग्रह राज के रचयिता थे आपके सोमदेव। तो सोमदेव ने जो ललित विग्रह राज की रचना की और इनके द्वारा जो हरकेली नाटक लिखा गया था उसकी पंक्तियां इस संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण पर रची गई थी। पाठशाला पर ये पंक्तियां लिखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वा दिया था और यहां उसने एक मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इनके जो दरबारी विद्वान थे विग्रहराज चतुर्थ थे, एक तो आपको पता लग गया सोमदेव थे, और एक और दरबारी विद्वान थे धर्मघोष। धर्मघोष के कहने पर ही इन्होंने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। यानी धर्मघोष का इतना प्रभाव था इनके ऊपर कि उसने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। और जो बीसल देव है, विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि है वो बीसल देव थी, इसलिए इनको बीसल देव चौहान भी कहा जाता है। और जैनक भट्ट ने इनको एक नई उपाधि दी, कवि बांधव। कवि बांधव की उपाधि किसको दी थी जैनक भट्ट ने? बीसल देव चौहान को या विग्रहराज चतुर्थ को। तो एक महत्वपूर्ण शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो कब से कब तक का था? 1177 से 1192।
पृथ्वीराज चौहान का समय था। पत्नी का नाम संयोगिता थी और संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान को किस अन्य नाम से जाना जाता था? राय पिथौरा के नाम से भी इनको जाना जाता था। और आप जानते हैं कि 1191 में उनका मोहम्मद गौरी से एक युद्ध हुआ, जिसको हम जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध से के नाम से, जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, जिसको हम जानते हैं 1192 की तराइन की लड़ाई के नाम से। इसमें मोहम्मद गौरी सफल हुआ। एक तरह से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीतने में असफल रहे, जीत नहीं पाए। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो दो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है इनके राजकवि के बारे में। इनके एक राजकवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के द्वारा किसकी रचना की गई? पृथ्वीराज रासो की। और किस भाषा में की गई? ये एक प्रकार का अपभ्रंश महाकाव्य है, इस बात को ध्यान में रखना। और जैनक ने भी एक रचना की, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने और जैनक ने लिखा पृथ्वीराज विजय। जो पृथ्वीराज रासो है वो अपभ्रंश महाकाव्य है और संस्कृत काव्य है पृथ्वीराज विजय। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये अंतर है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगले जो शासक थे, जो आपके महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं, वो कहां से? वो जो मेवाड़ का क्षेत्र था, जो उदयपुर और उसके आसपास का इलाका था, वहां गुहिल वंश के जो शासक हैं वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और गुहिल वंश के शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी राजा गुहिल के द्वारा। और कब की गई थी? 566 ईस्वी में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसका क्षेत्र कौन सा था? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और इसकी जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, एक अभिलेख है 646 ईस्वी का, जिसको हम सामोली अभिलेख के नाम से जानते हैं। नोट करिएगा, मेवाड़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है सामोली अभिलेख से, जो 646 ईस्वी का है। और इस सामोली अभिलेख की जो भाषा है वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी और इनकी लिपि थी कुटिल लिपि। तो सामोली अभिलेख की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और उसकी लिपि थी कुटिल लिपि। इस तथ्य को विशेष रूप से याद रखेगा। इस मेवाड़ के गुहिल वंश के एक महत्वपूर्ण राजा हुए जिनको हम बापा रावल या बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया। बप्पा रावल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बप्पा रावल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इनकी एक विशेष उपाधि थी, जिस उपाधि को हम जानते हैं हिंदुआ सूरज के नाम से। तो इनकी जो उपाधि थी वो हिंदुआ सूरज की थी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी इनकी नागदा। नागदा में ही नागदा इनकी राजधानी थी, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी राज प्रशस्ति के अनुसार, यानी इनकी प्रशंसा में लिखे गए लेख के अनुसार, 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि मान मोरी को हरा करके, पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार करने वाले मेवाड़ के गुहिल शासक का नाम क्या था? तो आपको क्या बताना है? बप्पा रावल बताना है। कब उनको हराया था? 734 ईस्वी में हराया था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था कालभोज। कालभोज इनका वास्तविक नाम था और बप्पा इनकी उपाधि थी। इनके द्वारा शिव मंदिर यानी एक लिंग जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। कहां पर? कैलाशपुरी में इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक वास्तव में बप्पा रावल ही माने जाते हैं। ये बप्पा रावल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। साथ ही जो कुंभलगढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, शिलालेख में प्राप्त होता है, उसमें बप्पा को विप्र यानी ब्राह्मण कहा गया है। ये हारित ऋषि के अनुयायी थे। हारित को ऐसे भी कई जगह पर लिख दिया जाता है, और ऐसे हारित या हारित ऋषि के अनुयायी थे, जिनसे उन्हें मेवाड़ पर शासन करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बप्पा रावल और नागभट्ट प्रतिहार, जो प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, उन्होंने मिलकर के अरब आक्रमण को विफल करने में, अरब आक्रमण का सामना करने में एक तरह से सामना किया था। बप्पा रावल और नागभट्ट प्रतिहार ने अरब आक्रमणों का सामना किया था। और बप्पा के सोने के सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं वो अजमेर से प्राप्त होते हैं। और कब प्राप्त हुए? 1951 में अजमेर से इनका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, और जिसका वजन कितना था? 115 ग्रेन। 115 ग्रेन उसका वजन था। वर्तमान में आप ग्रेन इकाई को देखें तो एक ग्रेन कितने ग्राम के बराबर होता है? एक ग्रेन बराबर होता है 0.065 ग्राम के बराबर एक ग्रेन होता है।
तो इस सिक्के पर श्री बप लिखा हुआ है और साथ ही शिवलिंग और सूर्य के प्रतीक चिन्ह भी अंकित है। इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही बप्पा रावल ने गजनी के सलीम को पराजित किया था। गजनी के जो राजा थे सलीम, उनको भी इन्होंने पराजित किया था। इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी हिंदुआ सूरज, चक्रवर्ती और राजगुरु। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। साथ ही जो इतिहासकार सीवी वैद्य हैं, उनके द्वारा बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा गया है, जिसने अरब आक्रमणों को रोका था। चार्ल्स मार्टेल को क्यों कहा गया है? चार्ल्स मार्टेल कौन थे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चार्ल्स मार्टेल वस्तुतः एक फ्रांसीसी सेनापति थे। फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने यूरोप में अरब आक्रमण को 732 ईस्वी में रोका था और यूरोप में अरब प्रसार को रोकने में सफलता प्राप्त की थी। चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी क्या थे? फ्रांसीसी सेनापति थे। इसी प्रकार से बप्पा रावल ने भारत में अरब आक्रमण का सामना किया था और अरब आक्रमण का सामना करके उसी प्रकार की भूमिका निभाई थी जिस प्रकार से यूरोप में फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के द्वारा यह भूमिका निभाई गई थी। और नागदा में जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी समाधि को बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। चलिए अब मेवाड़ के गुहिल वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक को पढ़ते हैं, जिनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कब से कब तक शासन किया? 1433 से 1468 ईस्वी तक उन्होंने महाराणा कुंभा ने शासन किया था। कब से कब तक? 1433 से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा ने शासन किया था। वो न केवल एक योग्य सैनिक थे, बल्कि योग्य योद्धा थे, योग्य शासक थे और संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे, कला के संरक्षक थे। इनका एक विशेष युद्ध विशेष रूप से खास हो जाता है, जिसको हम जानते हैं सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने मालवा के शासक महमूद खलजी प्रथम को हराया था। नोट कर लीजिए, महमूद खलजी प्रथम को सारंगपुर के युद्ध में हराया था 1437 ईस्वी में। किसने? महाराणा कुंभा ने हराया था। और उनको हरा करके महमूद खलजी प्रथम को बंदी भी इनके द्वारा बनाया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में इनके द्वारा चित्तौड़ में क्या किया गया था? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाया गया था। और कीर्ति स्तंभ में इन्होंने विष्णु जी की मूर्ति को उत्कीर्ण करवाया था। यहां पर हमें एक प्रशस्ति भी मिलती है, एक स्तंभ प्रशस्ति मिलती है जो इनकी प्रशंसा में लिखी गई, और उसके लेखक थे अत्रि और महेश, जिसको हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। कुंभा ने मेवाड़ में कई दुर्गों का निर्माण करवाया, जैसे अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक महल है, कटारगढ़ महल। तो कटारगढ़ महल पर जब आप खड़े होंगे तो चारों तरफ के दृश्य दिखाई देते हैं, और इसलिए कटारगढ़ महल को हम किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ की आंख के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिरोही और बासोट में भी इनके द्वारा दुर्गों का निर्माण करवाया गया। ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जामिनेशन में कोई भी तथ्य पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। चित्तौड़ में उनके द्वारा कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया। तो वे मंदिर कौन कौन से थे? जैसे अपने नाम पर ही आप कह सकते हैं कुंभ श्याम मंदिर, राणा कुंभा कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, राघव देव मंदिर, एक लिंगजी का मंदिर था, उस एक लिंगजी का यानी शिव का जो मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत करवाने का काम भी राणा कुंभा ने किया था। इसके द्वारा, जैसे ये संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे, तो संगीत पर इन्होंने ग्रंथ भी लिखे, और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था संगीत राज। और ये जो संगीत राज ग्रंथ महाराणा कुंभा ने लिखा, ये 5 भागों में विभक्त है, 5 खंडों में विभक्त है। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ इनको द्वारा लिखा गया, संगीत मीमांसा लिखा। साथ ही चंडी शतक की इनके द्वारा व्याख्या की गई। चंडी शतक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंडी शतक की रचना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। जो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाण भट्ट, तो बाण भट्ट ने चंडी शतक की रचना की थी। और किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी। चंडी शतक वस्तुतः क्या है? मां दुर्गा के स्तुति में लिखे गए 100 श्लोक हैं। चंडी शतक, चंडी मतलब मां दुर्गा का रूप चंडी, और शतक मतलब 100। तो 100 श्लोकों का जो स्तुति में जो
100 श्लोकों की रचना की बाणभट्ट ने, उसको हम चंडी शतक के नाम से जानते हैं। और इस चंडी शतक की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा इसकी व्याख्या की गई। इसी प्रकार से गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर इनके द्वारा टीका लिखी गई। जब हम गीत गोविंद की बात करते हैं तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण कवि जानक के द्वारा, महत्वपूर्ण लेखक जयदेव, गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। गोस्वामी 12वीं शताब्दी में। इसी प्रकार से जब हम संगीत रत्नाकर की बात करते हैं, संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई? सारंग देव के द्वारा रचना की गई। कब? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये तथ्य भी विशेष रूप से याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में कोई भी चीज पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राणा सांगा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1528 में, 1509 से 1528 के बीच मेवाड़ में शासन किया था। और इनके संदर्भ में 3 युद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 1517, 1519, 1528। तो इन्हें हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। 1517 में इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा? खातौली का युद्ध। खातौली कहां पर पड़ता है? कोटा जिले में पड़ता है वर्तमान में। तो खातौली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरवाया था। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे, हमने कहा था ना कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के सुल्तानों के साथ जो युद्ध हुए हैं, जो संबंध बने हैं, चाहे मुगल शासकों के साथ जो संबंध बने हैं, उनके संदर्भ भी आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो 1517 के खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। फिर 1519 में एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसको हम गागरोन के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को पराजित कर दिया। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई और खानवा राणा सांगा की हार बाबर से इस युद्ध में हो जाती है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना आई थी। तो जो मारवाड़ के जो मालदेव शासक थे, मालदेव के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे, जब मारवाड़ शासन को पढ़ेंगे तो मालदेव के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मालदेव ने इनकी मदद की थी। खानवा के युद्ध में मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। युद्ध में जब महाराणा सांगा एक तरह से घायल हो गए, तब एक राजपूत सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था झाला अज्जा। तो झाला अज्जा ने क्या किया? झाला अज्जा ने उनका राज चिन्ह धारण किया और युद्ध को जारी रखा जब राणा सांगा घायल हो गए थे। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरुद्ध, और वो शासक थे गुजरात में ईडर का जो शासन था, मुख्यतः जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर एक शासक थे भारमल, जिनको भारमल ईडर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने साथ दिया था। और साथ ही जो मेड़तिया शासक थे वीरमदेव, उनके द्वारा भी इनका साथ, राणा सांगा का साथ दिया गया था। अगले शासक जो गुहिल वंश के शासक थे मेवाड़ के, वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1572 से 1597 के बीच शासन किए। कीका के नाम से प्रसिद्ध थे और आप जानते हैं इनका जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में 1540 ईस्वी में हुआ था। राजाभिषेक कहां पर हुआ था इनका? गोगुंदा में इनका राजाभिषेक हुआ था और महाराणा उदय सिंह ने 1572 ईस्वी में उन्हें गद्दी पर बैठाया था। जब 1576 में 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उससे पहले अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे थे। महाराणा प्रताप से आप कह सकते हैं संधि करने के लिए या उनको समझाने के लिए भेजे थे। एक भेजा था नवंबर 1572 में, और किसके नेतृत्व में? जलाल खां के नेतृत्व में। एक भेजा था जून 1573 में और मानसिंह के नेतृत्व में था। दिसंबर 1573 में फिर भगवान दास को भेजा और फिर दिसंबर 1573 में फिर राजा टोडरमल को भेजा। तो ये 4 शिष्टमंडल जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल के एक तरह से निर्देशन में, नेतृत्व में भेजे गए। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और आप जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को जो कर्नल जेम्स टॉड हैं उनके द्वारा थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा जाता है। थर्मोपल्ली का युद्ध क्यों कहा जाता है? थर्मोपल्ली का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था, थर्मोपल्ली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो यूनान के और फारस के बीच हुआ था।
उस थर्मोपल्ली के युद्ध में कुछ मुट्ठी भर यूनानी शासकों ने एक संकरे भरे रास्ते में जो फारस की बड़ी सेना थी उसको रोकने में सफलता प्राप्त की थी 2 दिन तक लगातार। इसलिए इसे थर्मोपल्ली का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। साथ ही 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मार दिया और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा? आप जानते हैं कि मैराथन का जो युद्ध है, थर्मोपल्ली का युद्ध कब हुआ था? 480 बीसी में हुआ था, और जो ये दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ, और जो मेवाड़ का मैराथन, जो मैराथन युद्ध हुआ था, मैराथन युद्ध हुआ था, ये भी फारस और यूनान के बीच हुआ था। और फारस और ग्रीस वर्तमान में आप जानते होंगे मैराथन का युद्ध 490 बीसी में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि यूनान विजयी हुआ, और ये मैराथन के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसे मैराथन का युद्ध कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक संदर्भ याद रखिए, वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। इंटरेस्टिंग क्या होगा कि जब यूनान जीत गया तो उसके एक सैनिक, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थीसिपिडस मुझे नाम याद आ रहा है, थीसिपिडस नाम, हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो। थीसिपिडस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक सैनिक थे थीसिपिडस। तो वो इसकी सूचना, युद्ध में विजय की सूचना देने के लिए भागे कहां? ग्रीस की तरफ भागे, यूनान की तरफ भागे। और उस समय जो एथेंस था वो मैराथन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था, एथेंस। तो ये लगातार दौड़ते रहे मैराथन के मैदान से, और जाकर के इन्होंने बताया कि हम जीत गए हैं। और ये जब लगातार दौड़े थे तो उसकी वजह से इनकी, जैसे इन्होंने बताया कि हम जीत गए हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हीं की याद में ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। यहीं से वो मैराथन का संदर्भ आता है और इसलिए हमने ये जो मेवाड़ का मैराथन जेम्स टोड ने कहा है दिवेर के युद्ध को, उसके संदर्भ में जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में और चीजें जानते हैं। जैसे 1585 से लेकर के 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था भी एस्टेब्लिश की। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले लोग कौन थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में उनके पक्ष में उनका साथ दिया? वो थे उनके सेनापति राणा पूंजा, उनके पथ प्रदर्शक थे राव चंद्रसेन, इसके अलावा राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये सभी ने किसका साथ दिया? महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप के बाद राणा अमर सिंह 1597 से 1620 शासक बने मेवाड़ के, और ये मेवाड़ के पहले शासक थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि की 1615 में। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों से संधि की वो कब की? 1615 में की। और 1615 में शासन किसका था? 1615 में शासन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 1615 में शासन किसका था? 1615 में शासन था जहांगीर का, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और फिर 1627 तक जहांगीर ने शासन किया था। अब हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में जानते हैं। तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोधपुर में राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा, 13वीं सदी के शासक थे। और गहड़वाल वंश के जो जयचंद थे उनका वंशज माना जाता है राव सिंहा को। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे जिनको हम जानते हैं राव चुंडा के नाम से। तो राव चुंडा ने कब से कब तक शासन किया? 1394 से 1423 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया। तो राव चुंडा ने कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अधिकार कर लिया था? राव चुंडा ने खाटू पर अधिकार किया, डीडवाना पर अधिकार किया, सांभर पर अधिकार किया, अजमेर और नाडोल के पर भी इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। नागौर के पास इनके द्वारा चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया गया। और इनकी पत्नी थी किशोर कंवरी, उसके कहने पर इन्होंने अपने बड़े पुत्र को शासक नहीं बनाया। जो बड़े पुत्र थे इनके राणामल, उसके स्थान पर राणा कान्हा को शासक बना दिया। राणा कान्हा का शासन 1423 से 1427 में रहा, उनको उत्तराधिकारी बना दिया। साथ ही जब इनकी शादी हुई थी राव चुंडा की किशोर कंवरी से, तो इंदा परिहार के द्वारा इनको मंडोर दुर्ग जो है वो दहेज में
प्रदान कर दिया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों में एक और शासक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है राव जोधा। तो राव जोधा ने कब से कब तक शासन किया था? राव जोधा ने शासन किया था 1438 से 1489 के बीच में। 1438 से 1489 के बीच राव जोधा ने शासन किया था, और राव जोधा ने ही जोधपुर नगर की स्थापना की थी अपने नाम पर, जोधपुर। राणा जो राव रणमल थे उनके पुत्र थे। 1453 ईस्वी में मंडोर पर इनके द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई थी, और 1459 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? नोट कर लीजिएगा, 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही जोधपुर को इनके द्वारा अपनी राजधानी भी बनवाया गया था। जोधपुर में एक पहाड़ी थी जिसका नाम है चिड़ियाकूट पहाड़ी, और इस चिड़ियाकूट पहाड़ी के ऊपर ही इनके द्वारा मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया, और दुर्ग के भीतर ही नागणेची माता मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। अभी हमने देखा था कि राणा सांगा की जो युद्ध में खानवा के युद्ध में साथ निभाने वाले एक शासक थे, मारवाड़ के राव मालदेव थे। तो राव मालदेव का शासन कब से कब तक का पड़ता है? 1531 से 1562 में। तो इनको भेजा गया था राणा सांगा का युद्ध में साथ देने के लिए, और इनका शासन काल पड़ता है 1531 से 1562 के बीच में। ये राव गंगा के पुत्र थे, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से इन्होंने भाग लिया था। विशेष तथ्य नोट कर लीजिएगा 1536 का, और 1536 में इन्होंने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे, उनसे विवाह किया। साथ ही 1542 ईस्वी में जो वीरमदेव मेड़तिया थे और जो बीकानेर के शासक थे राव जैतसी, उनके राज्यों पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। राव मालदेव ने वीरमदेव मेड़तिया और बीकानेर के शासक राव जैतसी के राज्यों पर अधिकार किया। कब? 1542 ईस्वी में। उसके बाद वीरमदेव और राव जैतसी कहां पर गए? शेरशाह सूरी के उसमें चले गए। शेरशाह सूरी का शासन कब तक था? 1540 से लेकर के 1545 तक शेरशाह सूरी दिल्ली से शासन कर रहे थे। तो ये दोनों शेरशाह सूरी के पास चले गए। उसके बाद आप देखते हैं कि 1543-44 में राव मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और 1544 ईस्वी में एक विशेष लड़ाई हुई जिसको हम जानते हैं गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से। नोट कर लीजिएगा, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, और इसमें उनके सेनापति, राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुपा, वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से शेरशाह जो सूरी थे, शेरशाह सूरी, वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। यानी उनको वीरता से इतना प्रभावित हुए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद राव मालदेव ने पुनः कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और वे क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे जोधपुर के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया, जैसे पोखरण, फलोदी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता के अधिकार क्षेत्रों पर पुनः अधिकार राम मालदेव के द्वारा कर लिया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जो फारसी इतिहासकार थे अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद और अबुल फजल के द्वारा जो राव मालदेव थे उनको हशमत वाला राजा कहा गया। जो बहुत ही हशमत वाला राजा का मतलब है कि जो बहुत शक्तिशाली था और जो बहुत ठाट बाट में रहता था, जिसका अपना एक वैभव था, ऐसे राजा के रूप में व्याख्यायित किया अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। ठीक है। एक और जो मारवाड़ के राठौड़ पूरा वंश था, उसमें एक व्यक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे जो राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश में विशेष भूमिका निभाई, और वो एक बहुत ही कुशल योद्धा थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे, बहुत प्रमुख वीर थे, जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़, जिनका समय था 1638 से 1718, ये समय था इनका। और इनका जन्म हुआ था सालवा कला जागीर में। बचपन लुणेवा में अपनी माता के साथ इनका बीता था। विशेष रूप से इन्हें धर्मत के युद्ध में भागीदारी के लिए भी जाना जाता है।
क्योंकि धर्मत के युद्ध में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से हिस्सेदारी ली थी। आप जानते हैं कि धर्मत का युद्ध वस्तुतः मुगल शासन में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दारा शिकोह की तरफ से हिस्सेदारी ली जसवंत सिंह ने। मारवाड़ के जसवंत सिंह, जिनका शासन 1638 से 1678 के बीच था, इसी में वो हिस्सेदारी ली जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह इनसे इतने प्रभावित हुए कि 9 गांव जागीर में दे दिए। इनकी अन्य जागीर का नाम था पाटन का पसाना। साथ ही जब अजीत सिंह एक बालक थे और औरंगजेब के चंगुल में फंस गए थे, तो इन्होंने मुकुंद दास खींची के साथ मिलकर के एक बहरूपिये का, एक जोगी और सपेरे के भेष में गए, दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खींची, और औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को निकाल करके लेकर के आए और उन्हें इन्होंने मंदिरों में छिपा करके रखा। कहां पर? सिरोही राज्य के कलिंदरी, डोडुआ और खांबल गांव के मंदिरों में अजीत सिंह को गुप्त रखा, क्योंकि 1678 से और आप कह सकते हैं लगभग 30 सालों तक, 1708 तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इसे राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष भी कहते हैं। 1680 में नाडोल के युद्ध में मुगल सेना को विफल भी किया था और उसमें मुख्य भूमिका दुर्गादास राठौड़ की थी। ये सारे तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर बाद में राजपूत सरदारों ने अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ के खिलाफ भड़का दिया और इसलिए ये स्वयं ही मारवाड़ के क्षेत्र से निर्वासित होकर के मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में जो अमर सिंह द्वितीय थे, अमर सिंह द्वितीय, इन्होंने इनका स्वागत किया, इन्हें विजयनगर की जागीर प्रदान की, रामपुरा का हाकिम बनाया और प्रतिदिन इनका वेतन निर्धारित किया 500 रुपए का। ठीक है। इसके बाद अंतिम समय इनका उज्जैन में बीता, जहां इनकी छतरी है। इनकी याद में, इनकी याद को संजोने के लिए जो छतरी बनाई गई है, छतरी एक गुंबदनुमा संरचना होती थी जिसमें एक मंडप भी होता था और ऊपर एक छत्र होता था, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी याद में बनाई जाती थी। आप इसको समाधि के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो जो छतरी इनकी कहां पर है? ये उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इन्हें राठौड़ों का यूलिसस कहा गया है। राठौड़ों का जो यूलिसस इनको कहा गया है, जो कि होमर के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पात्र है, महत्वपूर्ण नायक है। इसके अलावा राजपूताने का गैरिबाल्डी भी इनको कहा जाता है। गैरिबाल्डी की भूमिका क्या थी? इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका थी। इटली का जो एकीकरण है वो 1860-61 में आप कह सकते हैं हो गया था, लेकिन पूरी तरह से वो एकीकरण 1870-71 में हुआ, जब रोम भी इसमें शामिल हो गया। तो इस एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका रही। इसमें भूमिका निभाने में कावूर की बहुत बड़ी भूमिका थी, मैजिनी की बहुत भूमिका थी। गैरिबाल्डी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि सेनानी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इनके द्वारा स्वयं सेवकों का एक सशस्त्र बल भी गठित किया गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेड शर्ट्स के नाम से। तो कहीं भी आपको अगर ये यूज करने का मौका मिल जाए तो याद रखिएगा, स्वयं सेवकों का एक सशस्त्र समूह का गठन किया था रेड शर्ट्स, गैरिबाल्डी ने। तो राजपूताने का गैरिबाल्डी किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। साथ ही मारवाड़ रा अणविंध्या मोती उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके योगदान को देखते हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो मारवाड़ राज्य के इतिहास का दूसरा भाग लिखा है, वो दूसरा भाग दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित किया है। इनका योगदान इतना ज्यादा बड़ा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो अपनी पुस्तक है जोधपुर राज्य का इतिहास, उसका दूसरा भाग दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित किया है। बीकानेर में भी राठौड़ वंश की स्थापना हुई और वो राठौड़ वंश की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई, जिनका शासन 1465 से लेकर के 1504 में था। ये मारवाड़ के जो शासक थे राव जोधा, उनके पुत्र थे, जोधपुर छोड़ करके चले गए और जो जांगल प्रदेश है, बीकानेर और उसके आसपास का प्रदेश जो है, वहां पर अनेक गांवों पर इन्होंने अधिकार किया और 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बना दिया बीकानेर को राव बीका के द्वारा। ये सारे तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। एक और इसके शासक महत्वपूर्ण थे, राव लूणकरण, जिनका समय था 1505 से 1526 के दौरान। तो राव बीका के छोटे पुत्र थे। लूणकरण झील का निर्माण वस्तुतः ये लूणकरण सर के द्वारा ही करवाया गया था, राव लूणकरण के द्वारा करवाया गया था। और इनके जो पुत्र थे राव जैतसी, उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बीठू सुजा। तो बीठू सुजा के द्वारा रचना की गई थी जिसका नाम था राव जैतसीरो छंद। और राव जैतसीरो छंद में
राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर दान करते थे। बहुत उदार रवैया राव लूणकरण का हुआ करता था, इसलिए इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। बिठू सुजा के ग्रंथ राव जैतसिरा रोछंद में। राव जैतसिंह ने कब से कब तक शासन किया? 1526 से 1541 तक शासन किया। 1534 ईस्वी में एक लड़ाई हुई, राती घाटी का युद्ध, और राती घाटी के युद्ध में इन्होंने हुमायूं के भाई जो कामरान थे, कामरान को हराया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हुमायूं ने शासन कब से कब तक किया? 1530 ईस्वी तक से 1540, और फिर 1555 से 1556, और फिर 1556 ईस्वी में कौन आ गए? अकबर आ गए। तो ये हुमायूं का शासनकाल था। तो हुमायूं के भाई कामरान को राती घाटी के युद्ध में 1536 में राव जैसी ने हराया था। ये तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? बीटू सुजा के जो ग्रंथ है राव जैतसी रोछंद, उसी में हमें प्राप्त होती है। साथ ही एक और युद्ध का नाम आपने सुना होगा, साहेबा का युद्ध या पाहेबा का युद्ध। वो 1541 ईस्वी में लड़ा गया था। और उसमें क्या हुआ था? पाहेबा या साहेबा कहां पर है? जोधपुर में है। राव मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे राव जैतसी। इस तथ्य को भी विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। अब हम आमेर जयपुर का जो कछवाहा वंश था उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उसके महत्वपूर्ण शासक कौन थे। तो आमेर का जो कछवाहा वंश था उसमें एक शासक हुए भारमल, भारमल शासक। तो भारमल का शासन कब से कब तक था? 1547 से 1573 के बीच था। और आप ये भी जानते हैं कि राव भारमल पहले शासक थे, पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता को स्वीकार किया था। अपने बेटे के साथ, अपने बेटे भगवान दास और उनका ही पुत्र था मान सिंह, जो अकबर के दरबार में बड़े पद पर गया। अकबर की अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया था। 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान सांभर में यह अधीनता स्वीकार की गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी हरकुबाई मानमती का विवाह भी अकबर से किया था, और बाद में मानमती किस नाम से जानी गई? मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और हरकुबाई का ही पुत्र था जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक जिसने शासन किया। तो मानसिंह शासक कब रहे? मानसिंह रहे 1589 से 1614 में। अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे, और अकबर ने इन्होंने कितने का मनसब प्रदान किया था? 7,000 का मनसब प्रदान किया था, जो कि उनकी पद और हैसियत को अभिव्यक्त करता था। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी, जो कि किसी व्यक्ति के पद और हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण पदवी हुआ करती थी, आप कह सकते हैं एक महत्व। और किसी व्यक्ति की पद और हैसियत को तो अभिव्यक्त करती ही थी, साथ ही ये किसे प्रदान की जाती थी? प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। 7,000 का मनसब अकबर ने इन्हें दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह के द्वारा ही किया गया था, और इनके पुत्र थे जगत सिंह, जो बंगाल अभियान के दौरान लड़ते हुए मारे गए थे। और उन्हीं की याद में, जगत सिंह की स्मृति में, उनकी माता कंकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने आमेर में शिला माता मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस शिला माता मंदिर का जब इन्होंने निर्माण करवाया था आमेर में, तो इसकी मूर्तियां बंगाल से लेकर के आए थे। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब आमेर के एक और महत्वपूर्ण कछवाहा शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह का समय क्या था? 1621 से लेकर के 1667 था। तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये 3 मुगल बादशाह कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। जहांगीर का शासन कब से कब तक था? 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। फिर 1628, 27-28 ईस्वी से लेकर के 28 आप कह सकते हैं 1658 तक शाहजहां का था। और फिर 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किसका था? औरंगजेब का शासन था। तो तीनों के ही शासन में ये रहे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी जयसिंह को? शाहजहां के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। और साथ ही औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के लिए भी मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, और पुरंदर की संधि करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को एक प्रकार से बाध्य भी होना पड़ा था।
और वास्तुकला में विशेष रूप से रुचि थी इनकी। आमेर महल, जयगढ़ किला और जयसिंहपुरा का निर्माण में इनकी विशिष्ट भूमिका रही, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। और इनके जो दरबारी प्रसिद्ध कवि थे, दरबारी कवि थे, उसका नाम क्या था? बिहारी लाल। बिहारी लाल इनके दरबारी कवि थे। एक और महत्वपूर्ण शासक थे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, जिनका शासन कब से कब तक था? 1699 से 1793। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। चलिए जानते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले शासक थे। सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। जो मुगल शासक थे फर्रुख सियर, जिन्होंने 17 से 13 से लेकर के 1719 तक शासन किया। फर्रुख सियर का शासन 1713 से लेकर 1719 तक था। तो 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था सवाई राजा जयसिंह द्वितीय को, याद रखिएगा। मालवा का सूबेदार भी इनको बनाया गया था और उन्होंने मालवा की मराठों से रक्षा करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी तैयार करवाई और उस सारणी को हम कहते हैं जिज मोहम्मद शाही के नाम से जानते हैं। जिज मोहम्मद शाही, जो कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है, 1725 में तैयार करवाई सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। इसके अलावा उनके द्वारा एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की गई और उस ज्योतिष ग्रंथ का नाम क्या था? जयसिंह कारिका। ज्योतिष ग्रंथ का नाम था जयसिंह कारिका। 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, 1727 में। और जयपुर नगर की स्थापना के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है विद्याधर भट्टाचार्य ने किस नगर की स्थापना में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया? जयपुर नगर की स्थापना में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। और कई स्थानों पर इनके द्वारा वेदशालाओं का भी निर्माण करवाया गया। वेदशालाएं मतलब जंतर मंतर का, एक प्रकार से सही समय का सही मापन जो कर सकती थी। और कहां कहां पर वो निर्माण हुआ? जयपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, मथुरा में हुआ, उज्जैन में हुआ और वाराणसी में। 5 स्थानों पर हुआ, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। 2010 में इन वेदशालाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस तथ्य को भी आपको नोट करना है। मराठा आक्रमण से रक्षा के लिए इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया, जिस किले का नाम है नाहरगढ़ किला, जिसे आप सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही जयगढ़ किले में जय बाण तोप भी इनके द्वारा बनवाई गई, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। आप जानते हैं कि जो मध्यकालीन जो हमारे राजस्थान के अलग अलग शासक थे, इनकी अपनी एक प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था होती थी। कई महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जैसे ये अपने राजकीय ज्योतिष की भी नियुक्ति करते थे। और राजकीय ज्योतिष को क्या कहते थे? नैमित्तिक। क्या कहा जाता था? नैमित्तिक, राजकीय ज्योतिष। ये नैमित्तिक पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। इनकी राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था रेख या पट्टा रेख। रेख क्या होता था? अनुमानित राजस्व होता था। और जब किसी शासक को कोई पट्टा दिया जाता था तो उस पट्टे में इस अनुमानित राजस्व का उल्लेख होता था। जो जागीर पट्टे में दी जाती थी तो उस पट्टे में उल्लेखित जो अनुमानित राजस्व था उसी को पट्टा रेख कहते थे। तो रेख वस्तुतः अनुमानित वार्षिक राजस्व को अभिव्यक्त करता था और जागीर के पट्टे में इसका उल्लेख होता था। रेख का दूसरा अर्थ सैनिक कर को भी माना गया है, सैनिक कर भी माना जाता है। एक होता था भर्तुरेख। भर्तुरेख किसको अभिव्यक्त करता था? वास्तविक राजस्व को या वास्तविक जमा को। जो वास्तविक राजस्व जमा होती थी उसको अभिव्यक्त करता था भर्तुरेख। उत्तराधिकारी शुल्क भी लिया जाता था। जैसे जागीरदार की अगर मृत्यु हो जाए तो नए उत्तराधिकारी से लिया जाने वाला कर क्या था? उत्तराधिकारी शुल्क था। और जैसलमेर में यह उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो उनकी अपनी एक प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था भी हुआ करती थी। राजस्व व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को हमने ये जान लिया है। उन सभी पक्षों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर के माध्यम से राजस्थान की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें बेहतर तरीके से हल करने में आप सक्षम रहेंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।